आज 28 जून सन 1984 हम मराठी के सुप्रसिद्ध नाट्यकार, अभिनेता, कथाकार, निर्देशक श्री पूला देशपांडे से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। कथाकार आप पूछते जाइए तब मैं कुछ। पुरुषोत्तम भाई, हम बड़े आभारी हैं आपके कि आपने हमें समय दिया और ये कहिए कि ये सुयोग ऐसा मिला कि आप कलकत्ता पधारे और आपको आज समय था थोड़ा सा और हम लोग बैठ के बातचीत कर सकेंगे। मैंने आपको सुबह थोड़े से कागज़ नाट्य शोध संस्थान के दिए थे और उनसे आपने देखा होगा बड़े सीमित रूप में, छोटे में हम लोगों ने ये चेष्टा की है कि कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन का काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ खास करके थिएटर में काम करने वालों का तो कोई बहुत कम विवरण मिलता है। थोड़ी बहुत किताबें लिखी गई हैं, कुछ आत्मकथाएं भी मिल जाएंगी, कुछ जीवनियाँ भी मिल जाएंगी, मगर विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन का काम है। देश अपना इतना बड़ा, इतनी भाषाएं, तो उन सबको लेकर के चलना पड़ता है। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो शुरुआत की जाए और कुछ न कुछ काम तो होता ही रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और आप थिएटर में कैसे इन्वॉल्व हुए? मेरा जन्म बम्बई शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरी जन्म तारीख है 8 नवंबर 1919। तो आज क्या तारीख है? आज 28 जून 1984। मैंने आज हम 65 साल के बूढ़े आपके सामने बैठे हैं और आप मुझे क्या पूछने वाली है मुझे मालूम नहीं है। मगर ये जो पहला सवाल है आपका कि मैं थिएटर में कैसा इंटरेस्ट पैदा हो गया, उसका कारण है मेरे सौभाग्य से मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ कि जहाँ संगीत, साहित्य, नाटक की बहुत रुचि थी सब लोगों। मेरे पिताजी को संगीत से बहुत प्रेम था। आपके पिताजी का शुभ नाम? लक्ष्मण। ओह, अच्छा। और वो एक पेपर मर्चेंट की फर्म में थे। अच्छा। मैंने एक दफे कहा है कि वो ब्लैंक पेपर बेचते थे और मैं उसको खराब करके बेचता हूँ, लोग इसको साहित्य कहते हैं। उनका जरा ऑनेस्ट धंधा था, अच्छा लगता है उनको। खैर वो थे उसमें, और वो उनका बाल्य गया था कोल्हापुर में। तो कोल्हापुर एक ऐसी स्टेट थी उन दिनों में और जगह थी कि जहाँ संगीत का बहुत बड़ा वातावरण था, नाटक का भी वातावरण था। आपको शायद मालूम होगा कि खां साहब, राजा खां साहब जो है वो वहाँ के दरबार गवैये थे और उन दिनों में ऐसा हुआ करता था कि हर रोज सुबह देवी के मंदिर में ये दरबार गवैये गाते थे और आम लोगों को अच्छा गाना सुनने का एक मौका मिलता था। तो अब तो सब परंपराएं नहीं, अब तो रेडियो आपको जो सुनाएगा वही आप सुनेंगे। तो ये लोग यानी बचपन से ये संस्कार अच्छे गाने के थे और वो जमाना था उनका बाल गंधर्व जी का। तो बाल गंधर्व जी मेरे यानी इन माय ओपिनियन, मेरे मत से एक महाराष्ट्र के मध्यम वर्गीय परिवार में, जिसको हम सांस्कृतिक शक्ति कहेंगे, ऐसे सांस्कृतिक शक्ति थी। तो सिर्फ कुछ एक एक्टर या गवैया ऐसे नहीं थे, घर घर में हर एक स्तर पे उनका प्रवेश हो गया था। कैसे? मैं बताता हूँ। घर की नानी भी जो थी ना, वो भी बाल गंधर्व के अभिनय पर प्रसन्न थी, उनके गाने गुनगुना करती थी और इसकी नाती भी वही करती थी। अच्छा। एक ही घर में। और बाल गंधर्व जी का नाटक देखना ये एक, मानिए कि जैसे कुलाचार होता है घर में, जैसे देवी आती है, जैसे ये आते हैं, ऐसा ही था। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये बहुत कम समझ नहीं सकेंगे लोग कि बाल गंधर्व क्या हस्ती थी। आपने बाल गंधर्व को देखा है जरूर देखा और मेरी पहचान भी बहुत अच्छी थी। अच्छा।
आप उनके बारे में मैं बताता हूँ। हाँ। मैं तो हमारे घर में तो थोड़ा माने आपकी बात से मगर नहीं क्योंकि उनका हाँ। उनका मेरे जीवन में मेरे पर जो असर हुए हैं लाइफ में, अच्छा। उसमें बाल गंधर्व जी का बहुत बड़ा स्थान है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि संगीत मेरा पहला प्यार है। अच्छा, आप मैं गाते हैं? एक जमाने में गाता था, स्टेज पे मैंने पाठ किए हैं संगीत नाटक के, नायक के भी। अच्छा। और मैंने खास तौर पे ज़्यादा रियाज किया था हारमोनियम पे, और हारमोनियम पर मैं बाल गंधर्व जी के ही गाने बजाते बजाते बजाने लगा। और मेरी वो सोलो प्रोग्राम के कैसेट भी है। अच्छा। अब छोड़ दिया, अभी इतना नहीं करता हूँ। वो संगीत एक बड़ी टैक्सिंग कला है, वो हर रोज़ रियाज मांगती है। हाँ। वो नहीं होता। खैर, तो मैं जब छोटा था, तो 8-9 साल का, तब पिताजी को पता चला कि इस लड़के को गाने में चाव है, गाने में इंटरेस्ट है। तो एक छोटा सा बेचारे ने हमको एक 22-30 रुपए का बाजा ला के दे दिया, और मैं बजाता था और सीखता था। वहाँ एक क्लास था गुरु जी के पास। तो ऐसे हुआ कि उस क्लास का गैदरिंग था, और उस गैदरिंग के लिए खुद बाल गंधर्व जी आए थे। अच्छा। अध्यक्ष। और जैसे छोटे बच्चे का ये होता है, तो मेरा प्रोग्राम था, मैंने बजाना शुरू किया और मैंने बजाया, उन्हीं का गाना बजाया। अच्छा। उन्हीं का जो पॉपुलर गाना था एक पहला ड्रामा में, वही बजाया। तो अध्यक्ष होकर वो कुर्सी पे पीछे बैठे थे, मैं छोटा बच्चा सामने बजाने लगा, तो वहां से उठकर आए और मेरे सामने आके बैठे। ऑडियंस की तरफ उनकी पीठ थी और मेरे सामने, और गर्दन हिलाने लगे जब मैं बजाता था। तो किस्सा अच्छा मजेदार है कि दूसरे दिन मेरे जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो गणित से हमारा बहुत झगड़ा था बचपन से। अच्छा। उससे बात बनी नहीं उसके साथ कभी। तो मैथमेटिक्स के टीचर ने हमको कहा, देखे बोले पुरुषोत्तम, कल तुमने तुम्हारे हारमोनियम से बाल गंधर्व को भी अपनी गर्दन हिलाने में ये किया है, तो अब देखो बोले, तुम अगर तुम्हारा पेपर कोरा भी दे दो, मैं तुमको 35% मार्क दे दूंगा। तो हमको यानी ऐसे एक वातावरण में पड़े हुए लड़के को नाटक देखने के लिए जाना या संगीत सुनने के लिए जाना, उसके लिए वो जैसे और गुणों में मैं दिखा करता था कि परमिशन की जरूरत है, ये हमारे घर में नहीं था। दूसरी बात ये है कि मेरे नाना माने मेरे माता जी के पिताजी, वो बड़े अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने बहुत अच्छी, जिसको हम कहते हैं मराठी में एक माइनर क्लासिक है वो, हिंदुओं के त्योहारों का इतिहास लिखा है। अच्छा, आपके नाना जी का शुभ नाम? उनका नाम था दुभाषी, वामन मंगेश दुभाषी। अच्छा। मगर वो लिखते थे ऋग्वेदी नाम से। अच्छा। ऋग्वेदी। आपने शायद सतीश दुभाषी का नाम सुना है, जो एक्टर था मराठी स्टेज पर, बहुत ही बड़ा, वो गुजर गया 2 साल पहले। वो मेरे मामा का ही लड़का। तो खैर, वो तो उनको साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था। तो उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ साहित्य में करूं। मेरे पिताजी को लगता था कि मैं कुछ गाने में करूं। मेरी माँ भी बहुत ही अच्छा, उनका गला, वो पुराने जमाने में औरतों के गाने ये वो थे, वो बहुत अच्छा गा करती थी। तो ऐसे वातावरण में, और मेरे मामा आर्टिस्ट थे, पेंटर, ओल्ड स्कूल के, जे स्कूल ऑफ आर्ट के पेंटर थे। तो घर ही में हमारा साहित्य संगीत है। और दूसरी बात, मेरे नाना ने पहला मराठी ट्रांसलेशन गुरुदेव ठाकुर के गीतांजलि का किया। अच्छा। हाँ। तो हमारे घर में, हाँ, हमारे घर में वो काका कालेलकर उनके स्टूडेंट थे। तो हमारे घर में ये बंगाली का अभ्यास एक वंश परंपरा आई हुई चीज है, ऐसा दिखाई दे। मैंने भी बंगाली भाषा का अभ्यास जब शुरू किया, तो मेरी माँ ने मुझे कहा, वो कहते कि तुमने हमारे पिताजी से रोग ले लिया है। तो खैर, ये हमारे घर में वातावरण था, इसलिए हमारे घर में मुझे लोगों ने पूछा कि तुम्हारे वन मैन शोज कब शुरू हो गए। मैंने कहा मेरे वन मैन शो 8-9 साल से ही शुरू हो गए, क्योंकि हमारे घर में बैठने की वो जगह थी। वहाँ बच्चे गा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, मेरी माँ कुछ आख्यान पुरानी जो है अच्छे वो पढ़ रही है, हम लोग सुन रहे हैं। ऐसा ही वातावरण था। विले पार्ले में हमारा एक छोटा सा मकान था। आप लोग कितने भाई बहन थे? हम 3 भाई और 2 बहनें, और हमारे पिताजी, हमारे माता जी, हमारी माँ अभी भी जिंदा है। बात थी। तो हम लोग सब ऐसे आनंद में हमारा ये बाल्यकाल गया कि हमको लोगों को नाटक में जाना कुछ खराब चीज़ है, ये है वो है, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। क्योंकि मगर बात ऐसी हुई, देखिए,
कि घर में 3 ढंग के संस्कार थे, 2-3 ढंग के। एक तो था गाने का संस्कार, एक था ये साहित्य का, और उससे मेरी ऐसी एक अवस्था हो गई कि न घर का न घाट का ऐसा में हो गया, न साहित्य का, न नाटक का, न संगीत का, और तीनों क्षेत्र में मैंने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है। मगर बाद में आकर के तो आपने तीनों को बहुत अच्छी तरह समेट लिया है। मालूम नहीं है, मगर मुझे लगता है कि इसमें भी एक अंदर एक कोई एक आपस में नाता है, एक दूसरे को फायदा होता है इससे। एक पुणे में एक डॉक्टर थी, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट, उन्होंने हमको एक दिन दावत दी, खाना खाने के लिए बुलाया था। वो हमको कहने लगे, पीएल मैं ये समझता हूँ कि कोई संगीत में इंटरेस्ट लेता है, कुछ करता है, कोई साहित्य में लेता है और कुछ करता है, कोई नाटक में, तुमने तीनों में कैसा इंटरेस्ट लिया और तीनों में कैसा है क्या? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ईयर नोज थ्रोट ये तीनों के डॉक्टर कैसे? तीनों का जैसा कोई संबंध है वैसा इन सब कला प्रकटन कलाओं का एक दूसरे से संबंध है। साहित्य तो साहित्य में है ही, नाटक में है ही, संगीत में है। आखिर ये प्रकटन, हम एक अनुभव स्वीकार करते हैं और अपने ढंग से उसको प्रकट करते हैं। वो तीनों अपने अपनी उसमें शक्तियां हैं, अपनी अपनी कमजोरियां भी है, और तीनों नाटक में हमारे हिसाब से इकट्ठा है। इसलिए हमको नाटक में सबसे रसपूर्ण, नाटक साहित्य भी है, नाटक संगीत भी है, नाटक शब्दों का खेल भी है, नाटक शब्द प्रकटन भी है, और जो कागज के शब्द है उनको हम सजीव करके बताते हैं, और नृत्य भी उसमें है। सब नाटक में क्या नहीं है, सब कुछ है। तो हमारे जैसे बालक को नाटक में इंटरेस्ट होना, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल प्राकृतिक है, उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज ही नहीं थी। तो वैसे आया और शुरू किया, और छोटे मोटे ये हुआ करते थे, मगर ज्यादा इंटरेस्ट जैसे मैंने कहा उस साहित्य संगीत में था। मैंने लिखना वगैरह शुरू किया, ये हुआ। आपने किस उम्र में लिखना शुरू किया? मैं कुछ 20-22 साल का था। महाराष्ट्र में एक नया साहित्य का प्रवाह शुरू हो गया था। उसमें बड़ौदा में एक नई मासिक पत्रिका शुरू हो गई, उसका नाम था अभिरुचि। आज के जितने हमारे नया लेखन करने वाले लेखक हैं, उनका पहला लेखन ये अभिरुचि में आ गया। छोटा सा मैगजीन था। तो अभी भी निकलती? अभी उनके कई रेगुलरली, कभी वो चित्रे, दिलीप चित्र का नाम सुना होगा, दिलीप चित्र के पिताजी, उन्होंने वो शुरू किया था। तो हमारे पड़ोस में वहाँ एक रेगुलर जो शुरू में यानी जिन्होंने इसकी स्थापना में इंटरेस्ट लिया, ऐसे प्रोफेसर M.V. राजाध्यक्ष थे, तो वो मेरे पड़ोसी थे। मैं उनका स्टूडेंट भी था और मित्र भी था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं लिखते? तो वो शुरू किया, मैंने लिखा। मुझे मालूम नहीं क्या लिखा आपने? ह्यूमरस आर्टिकल से शुरू किया, और मेरी ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ह्यूमरस आर्टिकल की है। मुझे मालूम नहीं है कि लोग सब हमको ह्यूमरिस्ट क्यों कहते हैं। मैंने तो बहुत सीरियसली लिखा है, लोग हंसते हैं उसको। ह्यूमर बहुत सीरियस बात है ऐसे हमको लगता है। खैर वो शुरू किया वहाँ, और इतने में हमारी कुछ योगायोग से मैं पुणे से बम्बई जा रहा था, तो ट्रेन में चिंतामणराव जी कोलटकर, जो मराठी के जैसे शिशिर बहादुर का जो स्थान है, वो महाराष्ट्र में चिंतामणराव कोलटकर का है। दे आर ऑल कॉन्टेम्पररीज, बाल गंधर्व, कोलटकर। उनकी कंपनी थी पहले जमाने में बलवंत संगीत मंडल, जिसमें वो और लता मंगेशकर के पिताजी दीनानाथ, ये पार्टनर थे। दीनानाथ में बहुत बड़े गवैये थे, एंड ए नॉन कन्फर्मिस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने बहुत ही यानी नया एक्सप्रेशन म्यूजिक में लाया, थिएटर म्यूजिक में ऐसे थे। और कोलटकर बहुत ही बड़े एक्टर थे, जानकार थे। उनकी जो बहुरूपी आत्मकथा है उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। ऐसे उन्हें व्युत्पन्न आदमी जिसको कहते हैं, ऐसे थे, अच्छे एक्टर थे। तो ट्रेन में हमको मिले, मैं बम्बई जा रहा था। उन दिनों हम पूना आए थे, हमारे पिताजी गुजर गए थे, और मेरे भाई, छोटे भाई को पूना में नौकरी मिली थी, ऐसे आए थे। और मिडिल क्लास परिवार का जो पिताजी गुजर जाने के बाद होता है, वही हमारा ही हुआ था। पैसे ऐसे कुछ नहीं थे, खैर कहीं मैं ट्यूशन्स करता था, ये करता था, ऐसे चल रहा था। मगर अपनी गाने का अड्डा जारी था, प्रोग्राम चले थे, परफॉर्मेंस थे, ये थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि उन्होंने एक नई नाटक कंपनी खोली थी। उनके वो बलवंत संगीत मंडल बंद हो गई थी। उन्होंने वो बलवंत संगीत मंडल सब गडकरी के प्लेस करते थे। एक एक पाला भी करते थे, मगर एक एक पाला खास तो बाल गंधर्व करते थे। मगर भाव बंधन, राजे संन्यास, पुण्य प्रभाव, ये सब ये लोग करते थे। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। तो
हमने तो बचपन से पुरानी रंगभूमि देखी थी। हाँ। और कोलटकर वगैरह लोग हमारे लिए तो बहुत देवता जैसे थे ना, कि हीरोज थे हमारे लिए। हम ये जानना चाहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में प्रोफेशनल थिएटर कंपनी ने महाराष्ट्र की सारी रंग चेतना को बहुत प्रभावित किया। आमतौर पर क्या होता है कि प्रोफेशनल कमर्शियल स्टेज जो है वो एक अलग चलता है और नॉन प्रोफेशनल स्टेज एक अलग वैल्यूज को लेके चलता है, मगर महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है। मैं कारण बताता हूँ उसका। महाराष्ट्र का भाग्य है कि रंगभूमि को मराठी के जो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्र के नेता थे, उन्होंने एक बहुत बलस्थान माना। यानी इसीलिए आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में हमारे जो नाटक है वो ऑथर के नाम से ही मालूम है। गडकरी के नाटक, खाडिलकर के नाटक, देवल के नाटक एक्टर के नाम से या एक्ट्रेस के नाम से मशहूर नहीं है, जैसे आजकल के फिल्मों में होता है। कि डायरेक्टर के नाम तो और भी कम बहुत कम। उन दिनों में डायरेक्टर की कंसेप्ट ही नहीं थी। तालीम मास्टर कहते थे उसको। वो पढ़ाते थे, तालीम देते थे। तो वैसे ही ट्रेनिंग में मैं भी गया ये कोलटकर जी के साथ। अच्छा। सब पुराने नाटकों में मैंने, जिसमें प्रोफेशनल कंपनी थी, गाँव जाके वो इधर। आपने उसमें भाग लिया? हाँ, वहाँ गया। अच्छा। और साथ साथ में फर्ग्यूसन कॉलेज में BA में पढ़ता भी था। अच्छा। तो कोई परेशानी इसमें कहीं मेंटली आप कुछ को एडजस्ट करने में या कॉलेज वगैरह में एक्सेप्टेंस में कि लड़का नहीं, कुछ अच्छा। यानी इतना ये था कि हमको लगा कि हम मराठी भाषा का, मेरा विषय था मराठी भाषा। अच्छा। BA में और MA में भी। मगर भाषा का सौंदर्य, स्वरूप, नाद, स्थान, मुझे पता चला कि मुझे ये नाटक की तालीम जो थी उससे ज्यादा ये होने लगा। अच्छा। समझ। इसलिए मैंने भी जो किताबें लिखी है उसमें वो मैंने स्पोकन मीडियम में लिखी है। मैं लिखित भाषा मानता ही नहीं। और मुझे बहुत आनंद हो गया कि मेरे जैसे मानने वाला दूसरा एक रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने वो चलित भाषा को ये किया, साधु भाषा को छोड़ के। तो ये नाटक की कृपा है कि मैंने वर्ड को हमेशा स्पोकन वर्ड उसी को स्थान दिया, सबकॉन्शियसली। यानी कॉन्शियसली वो नहीं हुआ। मगर जब मैं गडकरी जी की तालीम लेता था, कोलटकर हमारे गुरु थे उसमें, या देवल या ऐसे जिनके नाटकों में पाठ करता था, और गाते समय भी शब्दों का और संगीत का बैलेंस कितना रहना चाहिए उसकी भी जो तालीम मिलती थी। क्योंकि नाटक में गाना अलग है और महफिल में गाना अलग है। एक जगह हम लोग सुर को प्राधान्य देकर चलते हैं आगे, दूसरी जगह हमको जो कहना है वो लेते हैं और सुर को सिर्फ मदद के लिए ले लेते हैं कि ताकि वहां तक पहुंच जाए। शब्द याद है आपको जरा सा? नहीं, बहुत से। अब देखिए मराठी में बहुत, यानी मराठी का नाट्य संगीत बहुत ही समृद्ध है। किर्लोस्कर से अभी देखिए, अभी भी कुछ 100 साल हो गए, सौभद्र नाटक अभी तक चलता है। वो स्पोकन मीडियम में है ना। बीच में ऐसा हो गया कि जब क्लासिकल म्यूजिक का वहाँ प्रवेश हुआ, तब ये जो नाटक का गाना था वो ख्याल गायकी के नजदीक ज्यादा आ गया। और ये नाटक का गाना होने की जगह वो भूप राग शुरू हो गया, बिहार राग शुरू हो गया, ये हो गया। मगर खैर छोड़ दीजिए उसको, वो बात अलग है। कार्य उन्होंने बहुत बड़ा किया कि संगीत का प्रसार महाराष्ट्र में नाटक नहीं किया, संगीत नाटकों में किया। क्योंकि शिक्षा का पहला ये नियम है कि फ्रॉम द नोन टू द अननोन। तो जब गाना गवैया पक्का गाना शुरू करता था, जैसे कि फूलवन से जैसे वारो, और हम लोग सुनते थे और हमको लगता था अरे ये तो क्या सुजन कसा मन तोरी, इसके नजदीक है। तब पता चलता अरे भूप राग ऐसा होता है। समझे? तो इनडायरेक्टली शिक्षा ही हो गई सब लोगों के। हम लोग सब बाल गंधर्व जी, दीनानाथ, ऐसे जो गवैये थे, उनके गाने से ही क्लासिकल संगीत की तरफ आ गए। जैसे बच्चों को छोटी छोटी हम लोग बंगाली में छड़ा कहते हैं, और छोटी छोटी गीत
पढ़ाते पढ़ाते उसको एक पोइट्री में इंटरेस्ट निर्माण करते हो, बाद में वो हायर पोइट्री की तरफ जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे ये संगीत के आविष्कार से हमारे लोग गए नाट्य संगीत। ये बाल गंधर्व का फिनोमेना जो है वो एक अनुभूति की बात है, हम बता नहीं सकते वो क्या था। वैसे आजकल के जमाने के लड़कों को या लड़कियों को गांधी क्या फिनोमेना था ये बताना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कि उनका अस्तित्व था हमारे, यानी हम ऐसा मानते थे जैसे रेडियो के वेव्स है इस कमरे में, वैसे गांधी हमारे साथ था ही। अब ये क्या बात है, ये कैसे बताएं हम लोगों को? नहीं बताया, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये कहते हैं कि तुमको ये बाल गंधर्व में इतना क्या बड़ा लगा, इतना क्या बड़ा लगा। मैंने कहा मैं आपको क्या बताऊं, हमको जो एक्सपीरियंस मिला था उसके साथ तो प्रताड़ना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते। आज शायद मेरे में भी बहुत ही बदल हो गया है, यानी जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, जहाँ तक नाटक लिखने का सवाल है, वो होना ही चाहिए कि चेंज इज द ऑर्डर ऑफ द नेचर। नेचर में ही चेंज होता है। कल का पीएल देशपांडे आज जब नहीं है, आज का एक बूढ़ा आदमी है, कल वो इतना नहीं था, परसों उससे भी ये था। वैसे टेस्ट में बदल होता है, एक्टिंग में होता है, दृष्टिकोण में होता है, देखने के उसमें। मगर उन दिनों में जो बाल गंधर्व की हमने खासियतें देखी, वो जो हमको पड़ी, अभी भी मैं रिकॉर्ड सुनता हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको कि वो शब्दों की फेंक जिसको कहते हैं हम, वो इतनी सुंदर थी उनकी कि पता नहीं चलता था कि वो गाने में हमको एक बात बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। जैसे ऐसा है ना, अब आपको मैं पता, आपको ये बराबर पता चलेगा। हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो, बोलो राजा, हमसे न बोलो। ये तो दादा आपको में, उससे मराठी में गाना आया था, नाही मी बोलत ना था, नाही मी बोलत, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। वही अब बाल गंधर्व कभी नाही मी बोलत ऐसे नहीं जाते थे, नाही मी बोलत ना था नाही मी बोल। और यहाँ दादरा अपना चल रहा है, किसी को नाही मी बोल ऐसे ठोके पे गया तो आरती भी। तो जैसे हम अब बोल रहे हैं तो उसके साथ कोई ताल नहीं, मगर बोलने में भी एक ताल होता है, हर एक आदमी के एक लय होता है, ताल होता है। बहुत स्टेज पे आपने तो देखा होगा कि कई एक्टर्स ऐसे होते हैं कि हमको लगता है कि अरे तुमको प्रोज का ताल मालूम नहीं है, तुम बेताले हो। जैसे बेसुरे भी प्रोज में हो सकते हैं, वैसे ताल में भी जाते हैं। कल का हम लोगों ने जो नाटक देखा, ये पणिक्कर का, उसमें हमको एक सबसे अच्छी बात लगी कि नाटक के शुरू में वो शाम का उन्होंने प्रयोग किया था, और नांदी पहली जो गाए, वहां जो उन्होंने एक समा बांधी थी लय की, वो आखिर तक वो कायम, बहुत ही सुंदर था। यानी जानबूझ के की या ऐसी आ गई मुझे मालूम नहीं है, मगर वो आ गई थी। मैंने शंभुदा को भी कहा कि ये लोग तुमने तो गए, मैंने भी महसूस वैसे आपने उनका और वो देखा होगा मध्यम व्यायोग, और वो उसका नाम क्या था, घटोत्कच वाले का हम नाम भूल रहे हैं, वो अद्भुत था। कल वाले में हमको थोड़ा सा रिपीटिशन लगा, बात आगे बढ़ी नहीं। और हमको ऐसा लगा कि वो एक्टर की जो फॉर्मेशन है उनकी विविधता लाने में काबिल नहीं थे, वो नहीं हुए। और वो संगीत भी जो था, आप देखिए वो एक टाइप जो पकड़ा, वो खैर इसके बावजूद भी उसमें जो लय थी सब उसमें प्रोडक्शन में, वो कभी यदि बम्बई में हो इनका मध्यम व्यायोग। अच्छा। और वो दूसरा वाला, वो हम नाम उसका भूल रहे हैं, वो ये अर्जुन, ये भीम मिलते हैं उससे, हिडिंबा के लड़के, घटोत्कच तो नाम था उसका। और वो अद्भुत अभिनय, वैसे उनके पास जो वो एक्टर था वो अब नहीं है, जगन्नाथन, अद्भुत था वो किया हुआ। मैंने वैसे वो जो जैसे कल का एक्सपीरियंस हमारा था, वैसे वो बाल गंधर्व के नाटक के एक्सपीरियंस थे। और उसके पीछे जो शक्ति लिखने वाले लोगों की थी वो भी बड़ी हस्तियां थी, जैसे कि खाड़िलकर, गडकरी की प्रतिभा। और खाड़िलकर ने नाटक को पॉलिटिकल, यानी इसको राष्ट्र प्रेम के विचार लोगों को देने के लिए उसका ये उपयोग किया, और यही उनकी ये थी। अगर हुआ ये बड़े मजे की बात है। अब स्वयंवर नाटक है, रुक्मिणी स्वयंवर। गांधी जी का जो संदेश था कि भाई तुम्हारा संपर्क देहातों से होना चाहिए, तो कृष्ण को उस नाटक में उसने एक
ग्वालिया के रूप में प्रकट किया। और ये राजकन्या जो है वो रुक्मिणी उसके प्रेम में पड़ती है। और वो सिद्धांत उन्होंने इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की, उन्हें सब फेल हो गए, इसलिए कि गाने इतने खूबसूरत हो गए इसके कि लोग बाग सिर्फ गाने ही सुनते रहे। और वही फिनोमेना फिर से घासीराम में हुआ है। मैंने विजय को कहा, मैंने कहा कि तुम निकले थे, वो घासीराम कितना प्रबल होता है और एक डिक्टेटोरियल पावर कैसे ऊपर आती है ये तुमको बताना तुम चाहते थे। और एक ऐसे भ्रष्ट आदमी जब पॉलिटिकल पावर पे होता है तो वो दूसरी जगह एक दूसरा भ्रष्ट आदमी कैसा एक भस्मासुर निर्माण होता है, ये तुम बताने को निकले थे। मैं तुम्हारे नाटक का असर ये हुआ कि इट वॉज ए प्लीजिंग म्यूजिकल एक्सपीरियंस। क्योंकि म्यूजिक बहुत, मैं बताता हूँ, बहुत डेंजरस चीज है। ये सुंदर भी है और हर एक सुंदर चीज जैसी वो बहुत ही डेंजरस है। वो तुमको कहाँ गाड़े में डालेगी ये पता नहीं। मैंने उसका इस्तेमाल यदि बहुत सावधानी से नहीं करेंगे तो वो बाहर ले जाएगा अपने साथ। वो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा लिखा उसके बारे में। शब्द और संगीत के रिलेशनशिप में उन्होंने लिखा है कि देखो ये संगीत को संगीत से संभालो। हमारा जो संगीत है वो भारतीय स्त्री जैसा है। वो क्या करता है कि भारतीय स्त्री जैसे आती है, पति की सेवा करने के लिए आती है, पति की चरण सेवा करने के लिए पहले आती है, वैसे संगीत शब्दों की सेवा करने के लिए आते हैं। और भारतीय स्त्री जैसे पति के चरण ऐसे पकड़ के रखती है कि वो चरणों ने कहाँ जाना है वो डिसाइड करती है बाद में। ऐसा ही संगीत करता है कि शब्द को कहाँ ले जाना है वो संगीत डिसाइड करने लगेगा। और संगीत का असर शब्दों से ज़्यादा होता है। इसलिए खुद गुरुदेव अपनी जो उनकी तर्जें थी वो बदलने नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जन्म उसका उसी शब्दों के साथ हुआ है, उसको म्यूजिक को एलैबोरेट मत करो। और हमारे नाटक में आगे संगीत नाटक का ह्रास होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि संगीत प्रिडोमिनेंट हो गया, क्योंकि लोग प्रसन्न हुआ करते थे, वापस फिर आते थे देखने के लिए। गाने 8-8 बार 10 बार जाते तो सब नाटक ठप हो जाता, नाटक तो रुक जाता था। नहीं, नाटक रुक होने के बावजूद भी लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। इसलिए एक्सेप्ट करते थे कि वही नाटक था। जैसे हम लोग लंगड़ी खेलते हैं, अब क्या कहते हैं, एक पैर पे, दो पैर होने के बावजूद भी हम एक पैर पे खेलते हैं। मैं एक्सेप्ट किया है कि ये खेल ऐसा ही खेलना है। ऐसे ही संगीत नाटक में वो अपना नाटक का जो प्रवाह है उससे बाहर आते थे। नाटक पीछे रहा है, ये बाहर आकर अपना गाना 1 2 3 4 5 दफे गाए और फिर नाटक में मिक्स हो गए, फिर प्रवास शुरू हो। ऐसे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने तो शुरुआत की संगीत नाटकों से, अभिनय भी किया और इतने बड़े कलाकारों के साथ आप रहे। आपने स्वयं संगीत नाटक तो शायद नहीं लिखे? अभी लिखा 3 पैसा से तमाशा। ओह अच्छा, 3 पैसा से तमाशा आपका लिखा हुआ? अच्छा, तो ये तो बहुत बरसों बाद माने। पहले हमको लगा कि अगर संगीत नाटक लिखना है तो देवल की वगैरह जो परंपरा थी किर्लोस्कर देवल की, कि जहाँ संगीत संवाद के रूप में आता था, डायलॉग है, पार्ट ऑफ द डायलॉग, मजग में ऐसा जनक तो मांग सा। मुझे लगता है कि मेरा जनक मांग है, एक मातंग है, यानी चांडा है, ऐसे तो वो गरम। तो गाने की तर्ज ऐसा है, मजग में ऐसा जनक तो मांग सा, ऐसा आना चाहिए। तो बतानी चाहिए चीज, यानी वो डायलॉग ही होना चाहिए सुरों के साथ। ऐसे ढंग का नाटक लिखने की मेरे मन में बहुत दिन की इच्छा थी। मुझे वो खाडिलकर संप्रदाय के, किर्लोस्कर संप्रदाय के बाद में आए हुए जो संगीत नाटक थे, ऐसा नहीं लिखना देता कि जहाँ गाने बीच में उन्होंने बाद में रखे थे। माने जहाँ गद्य के संवाद अलग हैं, गाने अलग हैं, उन्हीं भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मगर स्वतंत्र हैं गाने, स्वतंत्र गाने हैं। इसलिए वो गाने हमारे महफिल में आ गए ना, नाटक को छोड़कर महफिल में भी गाने लगे गवैये। अच्छा, तो इस तरह के नाटक और भी लिखे हैं कुछ लोगों ने? आप जैसे कह रहे हैं संवाद, म्यूजिकल, माने म्यूजिकल पूरे सेंस में। घासीराम लिखा है, और एक है लेकुरे उदंडधारी लिखा है, कानिटकर ने। अच्छा है, फार्स है, मैंने अच्छा लिखा। अच्छा, क्योंकि 3 पैसा से तमाशा में तो
बड़ा माने हमने ध्यान नहीं दिया था, देखा था जब्बार वाला प्रोडक्शन। नहीं, हमने वहाँ पॉप म्यूजिक इसलिए यूज किया कि हमको स्वीट म्यूजिक नहीं चाहिए। अच्छा, आपने ही स्वयं पॉप म्यूजिक का विधान कर रखा था आपने उसमें, या ये संगीत निर्देशक ने पॉप म्यूजिक? पहले संगीत निर्देशक ने पूछा, जब्बार कहा, कहने लगा हम ऐसे कर रहे, उनको लगा कि मैं पुराने संगीत का अभिमानी हूँ तो ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा नहीं, वो क्लास है, ऐसा है, छुरी निकालने वाला क्लास है, उसका एक विषमवादी संगीत तुम रखो। अच्छा। उनका जो जीवन में विषमवाद है। हाँ। तो लोग बात बहुत क्रिटिसिज्म हो गई और हमको आनंद हुआ कि यही क्रिटिसिज्म ब्रेक पर हुई। अच्छा, मगर मुझको तो बड़ा आनंद आया था। हाँ। वो जो पॉप म्यूजिक चलता था, धाम 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 धाम, अरे वो जो क्या काशीनाथ नाम था, या वो एक्टर का नाम शायद काशीनाथ था, जो वो उसका अस्पताल के ये माने अनाथालय के इंचार्ज थे, वो जो गाते थे, और इतना बढ़िया वो लंबी तान लेकर के सम पर आते थे, आनंद आ जाता था, मुझे बहुत आनंद। इसीलिए तो हर एक तरह का संगीत यानी होना चाहिए। मगर वो पुराने जमाने के नाटक, अभी एक दो नाटककार लिखते हैं कि बीच में जो गाने डालते हैं, वैसे विद्याधर गोखले वगैरह लिखते हैं। हाँ। मगर मुझे लगता था कि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायलॉग करना यही संगीत का काम था। और वो कठिन काम है। कठिन काम, वो काम बहुत कठिन है। स्पोकन वर्ड में गाना लिखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देवल एक हमारे और किर्लोस्कर, वो दो थे कि जिन्होंने कमाल कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने लिखा था वैसे। खाड़िलकर जी जब आ गए ना, तब उन्होंने कि वो लोग क्या करते थे, गवैये बहुत बड़े बड़े थे, भास्कर राव बकले, वजेबा, वो उनको बताते थे इस चीज पर लिखना, वो चीज बताते थे, फुलवन शेज सवा, अच्छा लिखो सुजन कसा, ऐसे वो शब्द उसमें आते थे। तो कभी कभी क्या हुआ करता था कि गाने वाले के लिए शब्द, यानी उसको आकार यहाँ चाहिए, वहाँ ईकार चाहिए, तो कृत्रिम शब्द योजना हो जाती थी। कभी कभी उसका माना भी नहीं निकलता था, अर्थ भी नहीं निकलता था, मगर तर्ज बड़ी अच्छी थी, सुनने के लिए बड़ा अच्छा था। अब जैसे कि देहाता या शरणागता एक गाना है, देहाता या शरणागता, यहाँ तक ठीक है, मगर आगे आता है मद विलसित नतगता पंकयुता मुख मलिनाधना, किसी को अर्थ का पता नहीं, मगर वो नाद की एक जो मजा होती है वो वहाँ है। मगर हमारे क्लासिकल गाने में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्लासिकल गाने में शब्द बहुत कम रखे। हमारी चीज 2 या 3 लाइंस की होती है, और वो भी स्पोकन ईडियम की होती है, वो सब ब्रज में होती है। वैसे संस्कृत प्रचुर हिंदी में हमारे क्लासिकल गाने में, क्योंकि वो स्पोकन ईडियम इजीली सुरों के साथ जाती है। मगर आमतौर पर क्या था कि वहाँ स्वर प्रधान क्लासिकल, क्योंकि वो राग विद्या है ना, शब्द हम पहले पकड़ते थे शब्दों को और आहिस्ता उनको छोड़ देते थे। अच्छा, और फिर ठुमरी वगैरह के गायकी जब आई, दादरा ठुमरी, वो शब्द प्रधान हो गए, और उनमें भी हमारे बनारस संघ के गायकी जो होती है उसमें शब्द बहुत प्रधान। हम वैसे बनारस के रहने वाले मूल शब्द प्रधान है। तो बनारस ने क्या किया, मैंने एक दफे ठुमरी के बारे में कहा था कि ठुमरी एक ऐसी मुग्धा है कि जो अभी भी उसका बचपना उसको याद है, और अभी प्रौढ़त के ऐसे देहली पे खड़ी है, अभी तक अंदर नहीं गई और वहां से बाहर नहीं आई पूरी। तो उसमें संगीत भी ऐसा मुग्ध होना चाहिए कि जहाँ क्लासिकल का सुगंध हो, मगर क्लासिकल का ज्यादा असर न हो, क्लासिकल की बढ़त न हो, वहाँ खटके ये वो ऐसे नहीं आने चाहिए, सपाट तान ये वो नहीं आना चाहिए, कम आनी चाहिए, जैसी ये भाव है। और दूसरा भी कारण था, ठुमरी आई किस लिए, नृत्य के भाव बताने के लिए आई ना ठुमरी। तो जो उसके साथ नहीं जाता था स्वर समुच्चय, वो क्लासिकल में ठीक है, आप दरबारी कानड़ा बता रहे हैं लोगों को, पर यहाँ मैं तो उसे नहीं बोलूंगी, ये भाव बता रही है, तो उसका कितना संगीत है। वही नाटक का संगीत मेरे ख्याल से वो ठुमरी संगीत के नजदीक, ठुमरी में जो भाव बताने हैं वही नाटक के संगीत के लिए चाहिए, चाहे वो कभी कभी क्रुद्ध भाव होंगे, कभी कभी श्रृंगारिक होंगे, कभी कैसे होंगे, वात्सल्य के होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मराठी के अलावा अपने देश में भी और कहीं भी इस तरह के संगीत नाटकों की परंपरा नहीं है। तेलुगु में
तेलुगु में है। तेलुगु में है, और तेलुगु ने बहुत से बाल गंधर्व का म्यूजिक, हमारा म्यूजिक लिया है। अच्छा। और बड़ा मजा आ गया। देखिए, तेलुगु प्रांत का म्यूजिक है कर्नाटक म्यूजिक, हाँ। और तेलुगु थिएटर का म्यूजिक है वो हमारा अच्छा, हिंदुस्तानी बहुत है। अच्छा। वहाँ एक थे रघुरामैया, अच्छा, उन्होंने बाल गंधर्व जी का सब म्यूजिक, सब गाने, सब ये तेलुगु में। अच्छा, बहुत अच्छा गाया करते। अच्छा। अरे बाल गंधर्व के अलावा और किन अभिनेताओं को हमने ये तो क्योंकि होगा उन्हीं के सर, माध्यम से हम आपके बारे में भी हमको लग रहा है बहुत आसानी से जान पाएंगे। बाल गंधर्व के कंपनी में जितने लोग थे, हाँ, वहाँ हमको ये पुराने नाटक में एक बहुत ही कुछ उनके अभिनय के बारे में भी अभिनय आप में कुछ- बताता हूँ। हाँ। 2-3 ढंग के लोग थे। कई लोग ऐसे थे कि डिक्लेमेशन स्टेज पर ज्यादा हुआ करता था उन दिनों में। उसके वजह थी जैसे ऐसा कि मानिए, ऐसा कहना है हमको, सृष्टीची उलथापालथ झाली नाही ना, मुंग्यानी मेरू पर्वत तर गेला नाही ना, वडवा नळानं समुद्र तर जाळला नाही ना, मग आम्हीच असे कसे, लाइक दैट डे टू से, क्योंकि उनको पहुंचाना था आखिर के आदमी तक। माइक नहीं था, सहजता में हम लोग शाउट नहीं कर सकते। अब उनको ये बताना था कि सहज भी है और शाउट भी कर रहे हैं, दोनों बड़ा मुश्किल था। इसलिए वो जैसे संगीत में हम तान का प्रयोग करके ट्रिक यूज करते थे झट से इफेक्ट करने के लिए, वैसे वहाँ आवाज की लगाव और एक जिसको थोड़ी सी सिंगर सॉन्ग मेथड ऑफ डायलॉग जो होती है, वो डिक्लेमेशन में आवाज ऊंचा ले जाना, नीचे लाना, ये करना, ये जो ट्रिक्स है, वो ऐसे करने वाले भी थे एक्टर्स। और उन दिनों में भी कई एक्टर्स ऐसे थे कि वो सहज भाव से बोलने वाले भी थे। अच्छा। ऐसे केशवरा दाते। अच्छा। अब केशवरा दाते की मजा देखिए, केशवरा दाते पुराने रंगभूमि से नए रंगभूमि पे आ गए, जहाँ ज्योत्सना भोळे और ये सब लोगों ने वो नाट्य मनवंतर में नाटक किया, अंधळ्याची शाळा। मैंने वो नाटक देखा था, मैं कॉलेज में था। अब मुझे मजा लगा कि उनके साथ जो नए लोग आए थे कि जो BA LLB ये वो ऐसे, और ये बेचारे अनपढ़ पुराने जमाने के एक्टर। मैंने नाटक जब देखा तब हमको इतना आश्चर्य हुआ कि सबसे सहज अभिनय केशवरा दाते का था। अच्छा। और ये बाकी सब लोग आर्टिफिशियल लगते थे। अच्छा। इन्होंने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा, सब क्या था, मगर उनको उनका कहना, उनका बोलना मतलब ये है कि वो अंदर घुसे ही नहीं थे, वो एक अलग होकर उस डायलॉग को परफॉर्म कर रहे थे। जैसे एक गवैया ने हमको एक दिन कहा था कि कहने लगा कि देखो PL, बागेश्वरी राग का गंधार कहाँ है, मध्यम कहाँ है, दैवत कहाँ है, ये कहाँ है, ये सब तुम भूल जाओ, बागेश्वरी में बात शुरू करो। जैसे कहता है कि तुम लोग, जब मैं आज आपके साथ बोल रहा हूँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ या मराठी बोल रहा हूँ, ये नहीं मुझे चाहिए, बोल रहा हूँ, इतना ही चाहिए मुझे। जैसे मराठी में बोलते वक्त मैं ये नहीं महसूस करता मैं मराठी में बोल रहा हूँ, इसका व्याकरण ऐसा है, तब बात सब ये हो जाती है। इसी ढंग से स्टेज पर जब बोलने वाला, मैं अब एक डायलॉग बोल रहा हूँ, इसका उसके मन में जरा सा भी स्पर्श हो, वहाँ वो खत्म हो जाता है। असल में नए कलाकार बेचारे कहाँ से ये काम कर सकते हैं? ये तो जो पुराने लोग हैं, बरसों से जो अभिनय कर रहे हैं, वही सहज हो नहीं, वही सहज रूप में हुआ। उसकी दूसरी एक वजह थी, मैं बताता हूँ। नया रंगभूमि और पुराने रंगभूमि एक मुझे दिखाई देता है। मैंने एक इंटरव्यू लिया था, एक 75 ईयर ओल्ड का, एक शंकर कुलकर्णी, एक हमारे एक एक्टर थे, स्त्री भूमिकाएं करते थे। अच्छा। बहुत सुंदर करते थे। नाम नहीं हुआ उनका इधर, क्योंकि बाल गंधर्व जी के बाजू में थे और बाल गंधर्व जी के इसमें इसमें, मगर बहुत सर किसी की मजाल नहीं थी कहने की ये आदमी, इतनी खूबसूरती थी और एक स्त्रीपन था उसके करने में कि जो कभी कभी वो बहुत बेहुदा सा हो जाता, ऐसा नहीं था, सुंदर था। क्योंकि नहीं तो वो मेल डूइंग फीमेल रोल्स कभी कभी बहुत खराब दिखा, ऐसे नहीं था, सहज इसमें। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सहजता तुम्हें कैसे आई, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे, छोटे यानी, और नाटक कंपनी में आ गए, और आने का कारण भी ये था, इतनी दुख की मन में मुझे बहुत दुख हो गया वैसे सुन के। मैं कहा तुम नाटक में कैसे आ गए? तो बोले हम गरीब थे और हमको पता चला कि वहाँ 2 वक्त खाना मिलता है, इसलिए आ गए, इसलिए नाटक में आ गए। और दिखने में खूबसूरत थे, ये थे, तो नाटक में वो भाग ही कर जाते थे। खैर, तो उन्होंने कहा हमको, हम जब नाटक में आ गए स्त्री भूमिका करने का, तो हमको साड़ी पहनाते थे दिन में भी, दिन भर। अच्छा। चूड़ियाँ, साड़ी, ये वो, पल्लू। और औरतों का जो काम है ना,
यानी खाना दाल बनाना, चावल ये करना, बिनना साफ करना और आटा पीसना, हाँ। और कहीं सिलाई करना, ये हमको करने को। अरे बाप रे बाप, अच्छा। ताकि वो सब ड्रेस और मूवमेंट हमारी उस काम के साथ जुड़ी हुई और वो हमारे शरीर को ये सब आदतें होती। तो ये तो मालूम नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात उन्होंने हमको कही, और ये देखिए 60-70 साल से पहले की बात है। हाँ, ये ऐसी की बात बाद में। दूसरा उन्होंने कहा कि हमको कंपलसरी था कि महाभारत या रामायण पढ़ना। अच्छा। और दर सोमवार को हमारे नाटक कंपनी में एक सभा हुआ करती थी, वहाँ हम लड़कों को एक एक कैरेक्टर पे बोलना हुआ करता। अच्छा। कि द्रौपदी का मैंने पढ़ा, हमको द्रौपदी कैसी लगी, हाँ। भीम कैसा लगा, ये कैसा लगा, ये एक सभा हुआ करती। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये यानी देवर रनिंग मूविंग स्कूल्स, हाँ। क्योंकि उनके जो मालिक लोग थे उनके मन में शायद ऐसा होता होगा कि ये बच्चे हैं, अभी अनपढ़ रहेंगे तो बड़े होकर क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा संस्कृत करना, ये करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ लगता होगा उनको। इसलिए तो मैंने उसे कहा, वो कहते हैं कि हम फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर आया करते थे हमारे यहाँ, और शेक्सपियर कौन है, उसका नाटक क्या है, कालिदास कौन है, उसका नाटक क्या है, ये सब हम बच्चों को बताते थे। 40-45 बच्चों की और थोड़े जवानों की नाटक मंडली हुआ करती थी उन दिनों में, 50 लोगों का ये था परिवार। तो वहाँ ये दर सोमवार को ये सभा बढ़ती। अच्छा, बताइए किस तरह। और दूसरी बात आपने जैसे कहा, ये बहुत महत्व की है। मैंने कहा अब इतने साल वैसे रहे कैसे, तो कहता है मुझे पता ही नहीं कि मैं रहा, क्योंकि शनिवार, रविवार और बुधवार 3 दिन नाटक हुआ करते थे, 3 days in a week, शनिवार, रविवार, बुधवार। तो कहता है कि हमको शनिवार का प्रयोग होने के बाद हमारे सामने सिर्फ रविवार था, रविवार के बाद हमारे सामने सिर्फ बुधवार था, बुधवार के बाद हमारे सामने शनिवार था, ऐसी ही पूरी जिंदगी चली। अरे राम। तो बताइए ना कि उनको दूसरा कोई उसमें ये शादी ब्याह नहीं किया था? शादी ब्याह वगैरह कुछ नहीं, बहुत कम थे जिनकी शादी वगैरह होगा। कौन अच्छा। अपनी लड़की देगा, यहाँ कुछ शाश्वती नहीं थी, पगार मिलेगी नहीं, तनख्वाह मिलेगी ये नहीं, मगर वहाँ वो रह गए और इसी में सारी जिंदगी चली हुई थी। मगर एक बात मुझे पुराने ज़माने में एक दिखाई देती है कि एक डिसिप्लिन में, पुराने जैसे अपने परिवार में हुआ करता था, वैसी एक वहाँ एक डिसिप्लिन ऐसी थी कि सबसे बड़ी श्रद्धा उन लोगों की नाटककार के प्रति रहती थी। हमारे मराठी पुराने नाटक मंडलियों में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, विंग में जहाँ पूजा होती है ना, हाँ। वहाँ एक छोटी ऐसे इससे एक छोटी गद्दी रहा करती थी। अच्छा। गद्दे रख देते थे, हाँ। उसके ऊपर फूल चढ़ाए और उसको ऑथर की गद्दी कहते थे। अरे वाह, अच्छा। किर्लोस्करांची कवीची गादी। अच्छा। अण्णांची गादी म्हणजे अण्णा किर्लोस्कर, हाँ। पहला हमारा हाँ। आधुनिक जमाने में हाँ। पहला नाटक है, उसकी पूजा हुआ करती थी। अच्छा। और आज तो उसको वहाँ बैठने का मान, उस सीट पे बैठने का मान सिर्फ ऑथर को हुआ करता था, नाटक कंपनी के मालिक को भी नहीं। इतना ऑथर वाज द इम्पोर्टेंट मैन। अब आज तो आकर के डायरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, ऑथर बेचारा अब तो ये हो गया है। नहीं क्या है, ये जो थिएटर है ना, हाँ। वो एक बड़ी पिक्यूलियर, माफ करना, एक पिक्यूलियर औरत है। वो कभी कभी ऑथर के प्यार में होती है, कभी कभी थिएटर डायरेक्टर के होती है, कभी स्टेज डिकॉर्डर से सब तो सब लोगों आजकल वो डायरेक्टर के प्यार में। तो हर एक का एक जमाना होता है। हाँ। और उन दिनों में तुम डायरेक्टर हो, हीरो हो, मालिक हो, कोई भी हो, ऑथर वाज द लास्ट वर्ड। एंड मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वर ऑथर्स देमसेल्व्स। किर्लोस्कर वाज हिमसेल्फ द डायरेक्टर, देवल वाज हिमसेल्फ द डायरेक्टर, हमारे क्या नाम उनका, खाडिलकर हिमसेल्फ वाज द डायरेक्टर। उनको जो चाहिए वो एक्टर थे, क्योंकि सबसे महत्व वो लोग देते थे एक ही चीज को, शब्द। और उनका कहना ये था, मैंने जो कुछ कहा है इस ड्रामे में, वो तुम्हारे अभिनय की उसको जोड़ देकर लोगों के प्रति ये कहो। माने प्रोसेस यदि ये हो कि राइटर डायरेक्टर हो करके करे तो परिणाम ज्यादा अच्छा होगा बनस्पत इसके कि डायरेक्टर राइटर। उसी परंपरा में पीएन देशपांडे भी। मैंने मेरे ड्रामे, ये 3 पैसा का तमाशा छोड़कर सब मेरे ड्रामे मैंने खुद डायरेक्ट किए। अच्छा। दूसरे ने, और मैंने दूसरे लोगों के नाटक डायरेक्ट ही किए नहीं कभी, दूसरे का नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि
अपनी ही मैं अब करूंगा हाँ। तो शायद क्लासिक्स करूंगा, कालिदास का करूंगा या शेक्सपियर लेकर करूंगा, मगर आज जो नाटककार है उनमें से किसी को लेकर मैं नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यदि दो व्यक्ति होते हैं तो नाटक को एक और डायमेंशन मिलता है। उसका फायदा है, हाँ, जरूर फायदा, क्योंकि वो नए ढंग से देखता है, कल्पना करता है। नाट्यकार तो जितना कर सकता था उसने नहीं वो कर दिया। दूसरी बात है, हाँ। ये तो है ही। अब देखिए वो डायरेक्टर का रोल भी मेरे अभी तक, परसों ही पुणे में क्या हो गया, उसके विजय तेंदुलकर की फेलिसिटेशंस हो गई, उनको पद्म भूषण किया ना, इसलिए। और बड़े मज़ेदार थे, थिएटर एकेडमी ने आयोजन किया था और एक परिसंवाद रखा डायरेक्टर राइटर रिलेशनशिप पर, और 3 लोग थे, विजय तेंदुलकर हिमसेल्फ और विजया मेहता और जब्बार पटेल। अच्छा। एंड पीएल देशपांडे वाज प्रिसाइडिंग। तो बात इन लोगों ने सिर्फ ऐसे बताया, सब लोगों ने, कि जैसे कि रंगमंच पे एक ऑथर है और एक डायरेक्टर है। तो मैंने खड़ा होकर मैंने पूछा कि और एक कम वक्त आता है बेचारा, उसको एक्टर कहते हैं, वो कहाँ है तुम्हारे डिस्कशन में? तो ये लोग ये नहीं जानते कि डायरेक्टर से एक्टर का नाता सिर्फ रिहर्सल में होता है। उसको देवता प्रसन्न करनी है रिहर्सल में, वो है डायरेक्टर। और बाद में एक देवता जो जिसका कोई अंदाज नहीं है, उसको ऑडियंस कहते हैं, उसका और उसका नाता जब जुड़ जाता है तब क्या? तब वो खड़े रहकर ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि हमारे डायरेक्टर ने हमको कहा। नहीं, दैट एक्टर हैज टू कन्विंस द ऑडियंस विच इज सिटिंग बिफोर हिम दैट वॉट एवर ही इज डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट। और वो जो ट्रायंगल ही बदल जाता है ना, वो डायरेक्टर ऑथर एक्टर, वो पहला ट्रायंगल है, और दूसरा ऑथर एक्टर और ऑडियंस, ये नया ट्रायंगल हो जाता है। अब ये हिसाब, अब तो ये कुंडली आप बता ही नहीं रहे, ये कैसा है? तो मुझे लगता है कि कोई भी हो, बीच में किसी को आने दो, म्यूजिक डायरेक्टर को आने दो, स्टेज डेकोर वाले को आने दो, आखिर ये एक चीज बनाई हुई ऑथर की है और उसका एक्सेप्टेंस ऑडियंस और रिजेक्शन जो कुछ है वो ऑडियंस ने करना है। तो उस रिलेशनशिप में सबसे जिम्मेदारी बड़ी होती है वो एक्टर की। जब तक एक्टर फील नहीं करता तब तक 50 डायरेक्टर